हाय गाइस, मैं हूं नमिता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हॉल हाउस। तो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि मेरे साथ एक साइबर क्राइम होने वाला था जिससे मैं बहुत बाल बाल बची हूं। तो वही मैं आज आपको शेयर कर रही हूं कि मेरे साथ क्या हुआ। और इस वीडियो का मतलब मीनिंग सिर्फ इतना ऐसा ही है कि अगर आपके साथ भी आप किसी सेम सिचुएशन में फंसते हैं तो आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाए या आपको पता हो कि किस तरीके से साइबर क्राइम भी हो रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मेरी डिवोर्स होने वाला है। तो जनरली मैंने भी दूसरी शादी के लिए जीवनसाथी.com जो ऐप है उस पर एक अकाउंट बनाया था और उस पर मुझे एक लड़का जो यूएस में रहता था और जिसने अपना नाम प्रतीश पाटिल बताया था, उसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी। नो डाउट लड़का दिखने में बहुत सुंदर था। उसकी इमेज में या साइड में ऐड ऑन कर दूंगी तो आप भी वो आराम से देख सकते हैं। वो यूएस में रहता था, उसके पेरेंट्स नहीं थे, फैमिली में और कोई था नहीं और उसकी 2 बेटियां भी थी। बेटियों की फोटो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकती, ट्विंस थी दोनों, मे बी चाइल्ड का मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, बट बिल्कुल वो फॉरेनर जैसी दिखती थी लड़कियां भी दोनों। और उसके बहुत सारे फोटो वहां पे डले हुए थे बेटियों के साथ भी। तो ये बात अराउंड दिसंबर की है कि क्रिसमस के आसपास का टाइम रहा होगा जब मैंने उससे बात की। वेरी फर्स्ट टाइम मैंने उसको एक्सेप्ट किया और 1-2 मैसेज हुए और बेसिक हुआ। मतलब स्टार्टिंग ही उसका ये था कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। इवन मैंने कभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ कि बिना किसी को जाने पहचाने शादी के लिए हाँ बोल देती। और उसका फिर जनरली बेसिक जो होता है, हमने एक दूसरे से फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए और उसके बाद जिस नंबर से वो मुझे कांटेक्ट करता था और जिस पे उसकी जो प्रोफाइल थी वो बेसिकली बिजनेस अकाउंट था, वो भी मैं यहाँ ऐड ऑन कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि उसकी बिजनेस प्रोफाइल पे क्या क्या लिखा हुआ था। बेसिकली जहाँ वो काम करता था, मतलब जो उसने फेक बताया था कि वो काम करता है, मैंने उस वेबसाइट मतलब उस जगह को जाके भी चेक किया। वहाँ पे इसके नाम से रिगार्डिंग कुछ भी नहीं आया। मैंने इसके नाम के लिए बहुत सारे सर्च किए गूगल पे, कहीं मुझे कोई डेटा नहीं मिला कि प्रतीश पाटिल नाम से कोई भी डेटा कहीं भी कुछ भी अवेलेबल होगा। जनरली स्टार्टिंग में मैंने बहुत ज़्यादा इसको मैसेज कुछ किया नहीं, बट उसके बैक टू बैक और बहुत ही लविंगली मैसेज आते थे, लाइक स्वीट हार्ट करके वो बात करता था और बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन एंड लव शो करता था पूरे टाइम, जबकि मेरी तरफ से कुछ भी नहीं था। फिर ठीक है, मैंने सोचा चल ठीक है बात करके देखते हैं, क्योंकि तब तक मुझे ऐसा नहीं था कि ये फ्रॉड होगा। और मुझे लगा कि शायद मैं कोई डिटेक्टिव तो हूँ नहीं कि हर डिटेल चेक कर लूँगी ऑनलाइन। तो मैंने ऐसी बेसिक बात की और मैंने उसको बोला भी कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है और उसको हिंदी नहीं आती थी। तो उसका था कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं सब मैनेज कर लूँगा, मैं तो कोई कंप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ। और जैसे कि आप मुझे देख रहे होंगे, मैं कोई हूर की परी तो हूँ नहीं कि मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ। मेरे पेरेंट्स बहुत अमीर हैं और मेरे पास बहुत पैसा है और मैं बहुत स्टाइलिश या ऐसी हूँ। और लड़का आपने फोटो देखी होगी तो नो डाउट हैंडसम तो है। तो ऐसे भी हमारा कोई मैच नहीं था। वो कभी इंडिया नहीं आया, उसके प्रोफाइल में लिखा हुआ था वो मुंबई में रहता है। और वेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने उससे बात की थी तो मैंने उससे पूछा था कि क्या आपके पास कोई इंडिया का नंबर है, तो उसने मुझसे स्पेसिफाई किया था कि नहीं, अभी वो अमेरिका आया हुआ है अपनी बेटियों के साथ और उसके पास इंडिया का कोई नंबर नहीं है। और जब दोबारा मतलब अराउंड 10-15 डेज बाद जब मेरी दोबारा बात हुई तो ही सेड नहीं, मैं अमेरिका में ही रहता हूँ और मैं वहीं पैदा हुआ बड़ा हुआ। मेरे पेरेंट्स गुजरात के थे, वो भी अमेरिका में कहीं रहते थे। और मैंने उससे पूछा भी, उस टाइम मुझे डाउट थोड़ा सा क्रिएट हुआ। मैंने कहा तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रहते थे? कहते नहीं मुझे पता है वो कहाँ रहते थे, बट उसने मुझे कभी स्पेसिफाई नहीं किया, जगह नहीं बताई कि वो यहाँ पे आए थे और वो क्या काम करते थे या क्या नहीं करते थे। उसके अकॉर्डिंगली वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने पूछा और कोई फैमिली मेंबर, तो ही सेड मेरा एक भाई है, वो मुझसे बहुत दूर रहता है और उसकी एक बेटी भी है, बेटी या बेटा है। ठीक है, ये उसने मुझे अपनी फैमिली बताई और वो नॉन स्टॉप मुझे बहुत ही लविंगली मैसेज करता रहता था पूरे टाइम कि ये है वो है। उसने बहुत सारे मुझे ऑडियो कॉल किए व्हाट्सएप पे, जो एज यूजुअल मैंने रिसीव नहीं किए। और मैंने उससे पूछा भी कि मतलब मैं तो इतनी अच्छी नहीं हूँ, जो मैंने बोला कि मैं तो दिखने में भी इतनी अच्छी नहीं दिखती और
मतलब वो इंडियन लड़की क्यों ढूंढ रहा है, तो उसका कहना था कि उसको इंडियन लड़की चाहिए ताकि उसके बच्चों को इंडियन संस्कार मिल पाए। मैंने नाम पूछा बच्चों के, तो उसने दिव्या और प्रिया बोला, 3 साल की हैं ऐसा मुझे बताया कि दे आर ट्विंस। और एक बार उसने मुझे कुछ और नाम लिख के सेंड किए थे, हालांकि वो मैसेज मैंने पढ़ लिया था, पर उसने उसी टाइम उस मैसेज को डिलीट भी कर दिया। मैंने उससे पूछा कि उसकी एक्स वाइफ को, मतलब वाइफ को क्या हुआ। उसने लिखा था कि वो विडो है और उसके अकॉर्डिंगली उसकी वाइफ अमेरिका की ही थी और जिसको आईवीएफ का ट्रीटमेंट के थ्रू उसने बच्चे डिलीवर किए और उस टाइम उसकी डेथ हो गई। तो वो मतलब वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा कि भाई लड़का जो अमेरिका में बड़ा हुआ, पैदा हुआ, बड़ा हुआ, जिसको अपनी फैमिली के बारे में कोई डिटेल नहीं पता, जिसकी फर्स्ट वाइफ भी अमेरिकन थी मतलब, और जिसके बच्चे भी बिल्कुल ऐसे अमेरिकन जैसे दिखते, ऑल ऑफ सडन उसको इंडियन लड़की कैसे चाहिए हो सकती है। उसने कभी मुझसे मेरी कोई पर्सनल डिटेल नहीं मांगी। ही वॉज नेवर एवर बॉदर्ड कि मैं क्या करती हूँ, मैंने क्या पढ़ाई की है, मेरी फैमिली में कौन कौन है, या वॉट एवर कोई भी ऐसी चीज। वो बस इसी चीज में लगा रहता था कि मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों को कोई प्यार करे और मैं शादी करना चाहता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। इवन मैं तो कई बार बहुत रूड भी होती थी, और मैं तो ऐसा है कि आज मैसेज का मैं 3 दिन बाद रिप्लाई कर रही हूँ, बट उसकी तरफ से ऐसा कुछ होता नहीं था। वो हमेशा ही उतने लविंगली प्यार से बातें करता रहता था। फिर ऑल ऑफ सडन उसने मुझे अराउंड 1 वीक पहले मुझसे बोला कि मैं 31 जनवरी को इंडिया आ रहा हूँ प्रिसाइजली। तो मैंने उससे पूछा कि सिर्फ वो मेरे लिए आ रहा है इंडिया, तो उसने बोला हाँ मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, आपके पास मिलने आऊंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आई सेड ठीक है। फिर मैंने 2 या 3 दिन बाद उससे पूछा कि प्लीज शेयर योर आइटिनरी। तो उसने मुझसे पूछा आइटिनरी क्या होता है। तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा कि आइटिनरी कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट वर्ड नहीं था जो जिसको उसको मीनिंग नहीं पता था। और ये आई थिंक संडे से 3-4 दिन पहले की बात है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा सकती थी, पर एक्चुअली मैंने उसका जो बिजनेस अकाउंट था व्हाट्सएप वाला, मैंने आज उसको रिपोर्ट और ब्लॉक किया, तो वो मेरे फोन से पता नहीं क्यों डिलीट हो गया, मुझे नहीं पता क्या हुआ, तो मैं आगे शेयर नहीं कर सकती। तो मेरा एक और फ्रेंड है यूएसए का, मैंने उसको उसके मैसेजेस को सेंड किए जो वो मुझसे बातें करता था। मैंने उससे पूछा कि ऐसा से एक लड़का है, क्या तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में। तो ही सेड जिस तरीके से वो मैसेज लिखता है और जो उसकी लैंग्वेज है, उससे वो कहीं भी नहीं लगता कि वो यूएसए में बॉर्न एंड बॉटअप हुआ है। वो ऐसा लगता है कि कोई इंडियन है, या तो वो इंडिया में ही रहता है या फिर इंडिया से वहाँ सेटल हुआ है जाके अभी कुछ साल पहले, पर वॉट एवर। तो मैंने जब उससे आई थिंक थर्सडे के आसपास पूछा था, क्योंकि 31 आने ही वाला था, उसका था जनवरी 31 में आ रहा हूँ इंडिया। तो मैंने उससे पूछा, तो ही सेड कि नहीं अभी तक मेरे टिकट्स वगैरह कुछ भी बुक नहीं हुए हैं, मैं वीकेंड पे करूँगा। तो फिर मैंने उस बात को वहीं टाल दिया। और फिर दिस संडे उसने मुझे मैसेज किया कि मेरे टिकट्स फ्लाइट वगैरह सब हो गए हैं, मैं ट्यूसडे आपके पास आ जाऊँगा और आपसे मिलने आ रहा हूँ। तो मैंने उससे बोला कि संडे की बात है आई थिंक। तो उसने बोला आज मेरी फ्लाइट है। तो आई सेड कि आपको शायद पता होगा कि इंडिया आने के लिए मैंने उसको पूछा कि प्लीज शेयर योर टिकट, मैं चेक कर लेती हूँ भाई आपकी फ्लाइट कब लैंड होगी और आप इंडिया में कौन सी सिटी में आ रहे हो। तो उसे नहीं पता था। उसने मुझसे बोला कि मैं शायद मुंबई या दिल्ली लैंड करूंगा और टिकट मैंने नहीं देखा है, मेरे एजेंट ने बुक कराया है। तो मैंने कहा शायद आपको पता होगा कि भाई जैसा कि आप अमेरिकन हो और आप इंडियन नहीं हो, तो आपको वीजा भी चाहिए होता है और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते। अब हो गया है क्या सब? तो ही सेड हाँ सब कुछ हो गया है, बस मेरे पास टिकट नहीं है और मेरे एजेंट ने बोला है कि मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊं और वो वहीं पे मुझे टिकट हैंड ओवर कर देगा। मैंने अगेन अपने फ्रेंड, जो मेरा फ्रेंड यूएसए में था, उससे मैंने कंफर्म किया। तो उसने मुझे बोला कि जनरली जो एनआरआईज होते हैं उनको ई वीज़ा भी मिल जाता है, बट ऐसा नहीं होता कि आप 2 दिन में आपको सब कुछ मिल गया और आप आ रहे हो ऑल ऑफ सडन। वीज़ा लेने में बेसिकली टाइम लगता है। और जैसा कि उसका था कि वो तो अमेरिकन ही ब्रॉन एंड बॉटअप है, वो अमेरिकन सिटीजन है, तो मुझे लगता है कि नहीं, मतलब इतनी जल्दी 10 दिन में कोई वीज़ा नहीं मिलता इंडिया आने के लिए। खैर वॉट एवर। उसके बाद उसका मैसेज आया कि मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ और मेरी फ्लाइट है यूके के लिए, यूके से फिर इंडिया। उसने टाइम स्लॉट मुझे दिया कि ट्यूसडे तक मैं आ जाऊँगा। उस दिन सेम डे
मैंने उसको मैसेज किया और जो मुझे डाउट था मैंने उसको कंफर्म किया। मैंने उससे पूछा कि भाई देखो मुझे ऑनेस्टली मुझे डाउट है तो कि ये सब सच है या नहीं है, तो आप मुझे कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपना सेंड कर दीजिए, आइदर आपका बोर्डिंग पास हो, आपका पासपोर्ट हो, आपका वीजा हो, आपका फ्लाइट टिकट हो, कुछ भी। एंड आई सेड बोर्डिंग पास शेयर करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर आप वहां से इंडिया आ रहे हो तो बोर्डिंग पास तो आपके पास हो गया। बट उसका मतलब सेम डे तो कोई रिप्लाई नहीं आया, बट नेक्स्ट डे उसने मुझे रिप्लाई किया ओके। एंड फिर 1 घंटे बाद उसने मुझे रिप्लाई किया कि मैं तो खुद ही आपसे मिलने आ रहा हूँ ना, तो आप अपने आप को इतना बॉदर क्यों कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स के लिए, और मैं तो एयरपोर्ट पे हूँ अभी और वहाँ के वाईफाई के थ्रू आपसे आपके हालचाल पूछ रहा हूँ। सारी इंग्लिश में टॉक हो रही थी। तो मतलब उस मेरे क्लियरली बोलने के बाद कि मुझे डाउट है और प्लीज शेयर योर एनी ऑफ डॉक्यूमेंट, तो उसके बाद भी उसने मुझे कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजा, इवन बोर्डिंग पास भी नहीं। मुझे नहीं लगता बोर्डिंग पास में ऐसी कोई पर्सनल डिटेल होती है जिससे मैं फ्रॉड कर लेती या जिससे मैं बैंक अकाउंट्स की डिटेल निकाल लेती, कुछ नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं भेजा। ठीक है, तो आज ट्यूसडे है, आज 31 जनवरी है और आज ही वो मुझे सो कॉल्ड मिलने आने वाला था। इवन उसको आने से पहले ये तक नहीं पता था कि मैं इंडिया की किस सिटी में रहती हूँ। उसका था मैं वहाँ के लोकल फ्लाइट ले लूंगा और आपके पास आप जहाँ भी रहते हो मैं वहाँ आ जाऊंगा। उसने मुझसे कि आप किसी अच्छे होटल्स का नाम बता दो जहाँ मैं आपसे मिलने के बाद स्टे कर सकता हूँ। मतलब यार ऐसा होता है क्या कि कोई बंदा पहली बार इंडिया आ रहा हो जिसको जो ये भी नहीं जानता कि भाई जिस लड़की से मिलने जा रहा है ना उससे उसकी कभी बात हुई, ना आपने कभी सच कोई अच्छे से नॉर्मल बात की हो, और ये तक नहीं पता कि वो लड़की रहती किस सिटी में है, बस मुंह उठाया और आप आ गए। ऑफ कोर्स मुझे भी डाउट होगा, पर ठीक है। उसका था कि वो आ जा रहा है। तो ऑलमोस्ट सुबह करीब 11:15 के आसपास मेरे पास एक इंडियन नंबर से कॉल आया। नंबर मैं यहाँ मेंशन करूंगी वो, और नीचे उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी तीनों नंबर डालूंगी जिससे कि आप को पता रहे कि क्या हुआ और किस नंबर से कॉल आया था। तो मेरे पास इस नंबर से कॉल आया, एक लेडी ने किया। उसने बोला कि मैं फॉरेन समथिंग डिपार्टमेंट से मुंबई से बोल रही हूँ, क्या आप प्रतीश को जानते हो? मैंने कहा हाँ। तो कहती है कि वो इंडिया आए हैं, उनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, वो अपने साथ बहुत सारे पाउंड में करेंसी लेकर आए हैं और उसको लेके थोड़ा सा इशू है। जैसे ही उसने ये लाइन बोली तो आई नो कि ये एक तरीके का फ्रॉड है और वो मुझसे आगे चल के पैसे ही मांगने वाली है। तो मतलब मैंने इस बारे में ऑनलाइन पढ़ा भी था और देखा भी था। तो मैंने उससे पूछा तो फिर क्या? तो कहती है वो ये बोल रहे हैं कि वो शादी के लिए आए हैं इंडिया और वो अपना एक बिजनेस भी करना चाहते हैं इंडिया में। क्या आप इस चीज़ से अवेयर हैं? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता वो क्यों आया है। तो वो पूछते अच्छा तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं पता और इवन मैं प्रतीश को बहुत अच्छे से जानती भी नहीं हूँ। ये करके मैंने फ़ोन काट दिया। मैंने इसके आगे कोई बात नहीं की। फिर इसके बाद मेरे पास एक और नंबर से फ़ोन आया, वो भी मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। उसका मिस कॉल हुआ, फिर मेरे पास टेक्स्ट मैसेज आया, हेलो आई एम प्रतीश प्लीज़ कॉल मी बैक करके, पर मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद उसके बैक टू बैक आई थिंक 8 और 9 कॉल्स आए, थोड़ी थोड़ी देर पे आते रहे। मैंने एक भी कॉल पिकअप नहीं किया। एंड फाइनली जब मुझे डर लगना थोड़ा स्टार्ट हुआ तो मैंने कंज्यूमर कोर्ट का साइबर क्राइम का जो नंबर है वो भी मैं यहाँ मेंशन करूंगी, अगर आपको भी हेल्प चाहिए तो। मैंने उस पर कंप्लेन रजिस्टर करवा दी कि ऐसा ऐसा हुआ। उन्होंने मुझसे सारी डिटेल ली और मेरी कंप्लेन रजिस्टर कर ली। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बिल्कुल एक फ्रॉड है जो होता हुआ है, और मैंने इसके बारे में बहुत सारा ऑनलाइन भी पढ़ा। उसमें यही था कि ये लोग बेसिकली यही बोलते हैं कि वो बहुत सारा कैश या गोल्ड या डायमंड्स लेके आए हैं और कस्टम में वो फंस गया है, तो आपको वो उन्होंने ही आपका नंबर दिया है। एज यूजुअल वो आपके अलावा इंडिया में और किसी को नहीं जानते, तो वो आपके थ्रू आपको थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा ताकि उसका वो कस्टम क्लियर हो जाए। इस तरीके के फ्रॉड बहुत कॉमन है और ज़्यादातर ये मैट्रिमोनियल साइट वाले होते हैं। लाइक जीवन साथी पे तो बहुत सारे फ्रॉड हैं। तो अगर जीवन साथी वाला कोई सुन रहा है तो आपको इसके लिए सच में कुछ करने की ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर भाई आप लड़के हैं या लड़कियां, और ऐसा नहीं है कि ये सारे फ्रॉड लड़के ही करते हैं, मैंने बहुत सारे केसेस सुने हैं जिसमें लड़कियों ने भी ऐसे फ्रॉड किए हैं। तो
आपको बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी हो, फर्स्ट थिंग तो है कि आपको अपनी पर्सनल डिटेल बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी चाहिए। हाँ, इस लड़के के साथ मैंने अपने कुछ फोटोग्राफ शेयर किए थे, मुझे लगता है मुझे नहीं करने चाहिए थे, बट फोटोग्राफ्स तो आई थिंक मेरे ऑनलाइन भी इतने सारे पड़े हुए हैं, मेरे अकाउंट्स ओपन है, इंस्टाग्राम ओपन है, तो कोई वहां से भी ले सकता था। बट पर्सनल डिटेल आपको कोई भी शेयर नहीं करनी चाहिए। लाइक आप कहाँ रहते हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप कहाँ जॉब करते हैं, बैंक अकाउंट, और ये सब तो सवाल ही नहीं उठता कि आपको शेयर करना चाहिए। और दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई भी लड़का हो या कोई भी लड़की हो, वो आपसे 10 रुपए भी मांग रही है, मिनिमल सा भी अमाउंट मांग रही है, तो आपको मांग रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो फ्रॉड है। आपको पैसा नहीं देना है, चाहे लड़का कितना भी अच्छा हो, चाहे आपको उसकी कंडीशन कितनी भी जेन्युइन लग रही हो। जब तक आप 100% श्योर नहीं है, आप उसकी पूरी फैमिली को मिले नहीं और वो सिचुएशन आप अपनी आंखों के सामने नहीं देख रहे हैं और आप बिल्कुल उसका बैकग्राउंड चेक तक नहीं जानते हैं, तो आपको उसको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर वो पैसा मांग रहा है तो 100% आप मान के चलिए कि वो फ्रॉड है। आज मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद मैं बच गई बहुत बड़े फ्रॉड होने से। हो सकता है अगर मुझे, क्योंकि मुझे उस लड़के पे पहले से डाउट था, मेरे फ्रेंड ने भी मुझसे बोला कि नहीं वो फ्रॉड हो सकता है और जनरली ऐसा नहीं होता, तो शायद ये एक रीज़न था कि मैं बहुत ज़्यादा इस फ्रॉड में एंटर नहीं हुई और मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मैंने आगे कोई भी उस लड़के से बात नहीं की। बट यकीन मानिए ये एक बहुत कॉमन है और हो सकता है कि अगर मैं थोड़ी सी भी नीडी फील करती तो शायद हो सकता है मैं भी उसको पैसे देती थी, या वो कोई दूसरे तरीके का फ्रॉड करना चाहता या नया कोई डिज़ाइन करता तो हो सकता है फ्रॉड हो जाता। तो आज का वीडियो सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए है कि अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी हो रहा है, लड़का कितना भी अच्छा हो, आपसे वो कितने भी प्यार से बोले, वो चाहे आपको बोले कि वो आपसे शादी कर लेगा, कोर्ट मैरिज कर लेगा, किसी भी चीज के लिए वो आपसे 10 रुपए भी मांगता है, तो आप मान के चलिए कि वो फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं एक छोटा सा ही तो अमाउंट है, वो कितना भी बोले कि मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, मैं आपको चेक दे देता हूँ, बट अगर कोई पैसा आपसे मांग रहा है दैट मीन्स वो फ्रॉड ही है। तो ये था मेरा एक छोटी सी स्टोरी जो मेरे साथ आज हुई। भगवान का शुक्र है कि मैं तो बच गई और मैं होप करती हूँ कि आप लोग भी ऐसे फ्रॉड में नहीं फंसेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और स्पेशली मैट्रिमोनियल साइट लाइक jeevansathi.com, यहाँ पे फ्रॉड मेरे साथ पहले भी बहुत सारे फ्रॉड प्रोफाइल मुझे मिल चुके हैं और ये तो नई काइंड का फ्रॉड होते होते बचा है, तो यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो कोई भी अगर NRI लड़का इस टाइप से आपसे बात करता है जो कभी इंडिया में नहीं आया और ऑल ऑफ सडन उसे इंडियन लड़की चाहिए शादी की, तो आप मान के चलिए वो 100% फ्रॉड ही होगा। या जो कहता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं या फैमिली डिटेल वो आपके साथ शेयर नहीं करता है, तो ठीक है। अगर अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि लोगों की भी हेल्प हो जाए। और चलिए फिर मिलते हैं अनदर ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।